एक्चुअल में फेडरल रिजर्व के पास कोई पैसे नहीं होते। इनफैक्ट उनके अकाउंट में हमेशा जीरो बैलेंस होता है। लेकिन जब वो चेक बनाते हैं तब पैसे भी अपने आप बन जाते हैं और सिस्टम में आ जाते हैं। मतलब जब फेडरल रिजर्व चेक लिखती है तो वो बस लिख के पैसे को क्रिएट कर देती है किसी मैजिक ट्रिक की तरह, जिसके बाद वो चेक बैंक को मिलता है और फिर वो पैसे भी प्रिंट होके बैंक के पास आ जाते हैं। अब बैंक ये पैसे लेकर फिर दूसरे नए बॉन्ड्स खरीदती है गवर्नमेंट से और ये साइकिल रिपीट होता जाता है बार बार। यहाँ एक्चुअल में ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व एक दूसरे से डील करते रहते हैं, बैंक्स को मिडलमैन बना के, जिसे हर स्टेप पे कमीशन मिलता रहता है, जिससे वो तो अमीर होते जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ देश और नॉर्मल इंसान गरीब होता जाता है नेशनल डेब्ट की वजह से। एक और बात, यही वो प्रोसेस है जहां से सारी पेपर करेंसीज बनके मार्केट में आती है। गवर्नमेंट इसे बेस मनी बोलती है पर एक्चुअल में वो बस करेंसीज है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया है कि करेंसी और मनी में बहुत डिफरेंस होता है। पार्ट 3, गवर्नमेंट स्पेंड्स दिस नंबर्स। बैंक से पैसे मिलने के बाद ट्रेजरी वो पैसे गवर्नमेंट को देती है जो उसे डेफिसिट स्पेंडिंग पे खर्च करते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क, प्रोग्राम्स और वॉर्स के लिए, जहां से फिर वो पैसे जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टर और सोल्जर्स के पास, जो अपने वो पैसे फिर अगेन किसी बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जिसे सुन के शायद आपको शॉक लगे, जब आप बैंक में पैसे डालते हो तब आप बैंक को वो पैसे एकदम सेफ रखने के लिए नहीं देते हो, बल्कि एक्चुअल में आप उन्हें वो पैसे उधार देते हो, जिसे लीगली वो उस पैसों से बहुत सी चीजें कर सकती है, जैसे कि उसे स्टॉक्स में गैम्बल कर सकती है या किसी दूसरे इंसान को उधार दे सकती है जिन पे उन्हें प्रॉफिट भी मिलेगा, एक्सेट्रा। पार्ट 4, बैंक्स मल्टीप्लाई द मनी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसे जरा गौर से समझना। आज ऑलमोस्ट सारे बैंक्स फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मतलब अगर मैं 10% रिजर्व रेशियो के एग्जांपल से समझाऊं तो जब आप अपने $100 बैंक में डालते हो तब बैंक लीगली उसमें से 10% के हिसाब से अपने पास बस $10 तक जमा रख सकती है और बाकी बचे $90 वो दूसरे किसी भी इंसान को लोन पे उधार दे सकती है बिना आपको बताए। यहाँ बैंक बस अपने पास जिन पैसों को वो लोग वर्ल्ड कैश बोलते हैं। अच्छा, अब अगर आपके $90 बैंक गायब कर देती है तो फिर आपको कैसे बराबर $100 आपके अकाउंट में दिखते रहते हैं? ऐसा होता है क्योंकि बैंक उस $90 का IOU बना के अपने पास रख देती है, जिसे फिर से इजी वर्ड्स में बोलूं तो वो और कुछ नहीं बस नंबर्स होते हैं जो बैंक अपने कंप्यूटर में टाइप करके सेव रखती है। और भले से ये एक्चुअल डिस्टेंस में 100 आपके और 90 जो उन्होंने किसी दूसरे इंसान को उधार दे दिया है, जो थे तो आपके ही पैसे लेकिन अब बैंक के भी हो गए हैं। ये करके बैंक बैठे बैठे $90 का फायदा कर लेती है और उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग। और इतना ही नहीं, आगे और भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि अब लोन लेने वाला इंसान लोन लेने के बाद क्या करता है, वो यूजुअली घर, गाड़ी या ऐसा कुछ चीजें खरीदता है, राइट? सो इस एग्जांपल के हिसाब से बताओ तो अब वो $90 किसी दूसरे इंसान के पास आ जाते हैं, जो वापस क्या करता है, उसे किसी बैंक में जमा कराता है, जिन पैसों में से फिर बैंक 10% बस अपने पास रखती है और 90% दूसरों को उधार दे देती है, जिसकी वजह से अब टोटल $270 क्रिएट हो जाते हैं। और ये चीज रिपीट होती जाती है, जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपके उस $100 के डिपॉजिट की वजह से टोटल $1000 तक का बैंक क्रेडिट दुनिया में आ जाता है। और ये मैं आपको बस 10% के हिसाब से बता रहा हूँ, जबकि हर बैंक का अलग रेशियो होता है, कुछ 5% और कुछ तो 0% रिजर्व। वॉइस आ रही है सर? क्या लवन्या जी आ रही है सर, आ रही है पे काम करके और भी बहुत ज्यादा करेंसीज पैदा करती जाती है। यही वो जगह है जहां से कंट्री की मैक्सिमम करेंसी बनके एग्जिस्टेंस में आती है। इनफैक्ट 92 से 96% करेंसीज इस सिस्टम की वजह से बनी हुई करेंसीज होती है, जो बैंक्स बस टाइप करके बना देती है। अब अगर आपको लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, मेरे पैसे तो अकाउंट में रखे ही हैं जो मैं जब चाहे निकाल लेता हूँ, तो आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, इस चीज की वजह से कंट्री में करेंसी की सप्लाई बढ़ती जाती है, जिससे आपके उस पैसे की वैल्यू जो आप मेहनत करके कमाते हो वो कम होती जाती है और चीजें महंगी होती जाती है, क्योंकि करेंसी का लगातार बढ़ते रहना ही इन्फ्लेशन का मेन रीजन है, जो अगेन मैंने पहले एपिसोड में बताया है। और एक और बात, हमें लगता है बैंक में हमारे पैसे सेफ है, जिसे हम जब चाहे जाके निकाल सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं, बट ये एकदम सच नहीं है।
अगर हम सब जन या बस 20 से 30% लोग भी एक साथ पैसे निकालने जाएंगे तो बैंक हमें हमारे पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास हमारे सारे पैसे रखे ही नहीं होते फ्रैक्शनल रिजर्व के सिस्टम की वजह से। यही है हमारा पूरा मॉनेटरी सिस्टम, जो और कुछ नहीं बस एक बड़ा सा स्कैम है, जहाँ पैसे बस चेक पे लिख के बना दिए जाते हैं आईओयू के मीडियम से, या फिर मैक्सिमम तो बस कंप्यूटर पे टाइप करके। सिस्टम जो और कुछ नहीं बस सप्लाई ऑफ नंबर्स है, कुछ प्रिंट किए गए और ज्यादातर बस टाइप किए गए। ऐसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। There is a pattern here also. स्टेप 5, आर नंबर्स आर टेक्स्ट। अब अगर आपको लगता है कि यही सबसे खराब चीजें हैं जो हमारे साथ हो रही है, तो फिर आप और स्टूपिड बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम उनमें से कुछ नंबर्स के लिए काम करते हैं, दिन रात एक करके, खून पसीना बहा के। हम ही हैं जो एक्चुअल में उन नंबर्स को वैल्यूएबल बना देते हैं, फिर उन्हें जमा करते हैं मेहनत से, ताकि गवर्नमेंट उसका एक बड़ा सा हिस्सा लेके अपने उधार उतार सके इंटरेस्ट के साथ, जो उन्होंने बैंक से लिए होते हैं। क्योंकि हमारे ज्यादातर टैक्सेस स्कूल, रोड या डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होते, बल्कि वो उन उधार को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप भी सोचो, हम सारे लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने अलग अलग टैक्स भरते हैं, जिनमें से मोस्टली सारे पैसे उनके पास चले जाते हैं जो इस सिस्टम के मालिक है। और ये भी एक बड़ा सीक्रेट है कि इस सिस्टम के मालिक कौन लोग हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यूएसए के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनको सेंट्रल बैंकिंग और फिएट करेंसी से होने वाले खतरे के बारे में अच्छे से पता था, इसीलिए वो लोग ने इससे लड़ाई की और फ्यूचर में दूसरों को इस खतरे से बचाने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दिया कि बस गोल्ड और सिल्वर ही रियल मनी बन सकते हैं, बस इसीलिए क्योंकि लोग उन्हें जितना चाहे उतना छाप नहीं सकते। पर टाइम के साथ किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं रखा और हम सब वापस इस सिस्टम में फंस गए हैं। आज का सिस्टम बस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं, बल्कि एक बड़ी चोरी है जो हमसे हमारी प्रॉस्पेरिटी और लिबर्टी चुरा रही है। हमारी परचेसिंग पावर कम करती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से, जो और कुछ नहीं बस इस सिस्टम का रिजल्ट है। पार्ट 6, ओनर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। ये सिस्टम उनके लिए ही फायदेमंद है जो ये करेंसीज क्रिएट कर रहा है और जिनके हाथ में सबसे पहले करेंसीज आती है, क्योंकि वो सबसे पहले उस करेंसीज को यूज कर सकते हैं इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ने से पहले। सो अब आता है एक और सीक्रेट। फेडरल रिजर्व एक्चुअल में फेडरल नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो तो एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है जिनमें स्टॉक होल्डर्स हैं जो उसे ओन करते हैं और जिन्हें 6% का डिविडेंड हमेशा मिलता रहता है। बट ये ओनर्स एग्जैक्टली कौन है, ये एक बहुत क्लोज्ड सीक्रेट रखा गया है। पर ऑथर कहते हैं कि वो ओनर्स उन बड़े बैंक्स वाले लोगों में से ही है जिन्हें इस सिस्टम के हर स्टेप पे प्रॉफिट होता रहता है। क्योंकि ये सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए अब हम इसे शॉर्ट में वापस रिकैप करेंगे। बार बार कर दिया फोन तेजपाल जी, आपका फोन आया है।